अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम और ये क्लास 12 उर्दू वालों के लिए है PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये 2019 में जो सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के कुछ सवाल हैं, कुछ मसाइल हैं, पहले उनको हल करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने PYQ की तरफ बढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके मसाइल का हल है क्या, पहले उसको समझते हैं। एक सवाल आया हुआ है, एक कमेंट आया हुआ है जागरूक कर रही के नाम से। ये कह रही हैं मैम 10 क्लास यानी कि हाई स्कूल का क्वेश्चन आंसर करा दीजिए और PYQ भी करा दीजिए मैम प्लीज़। तो देखिए, अगर आप हाई स्कूल में हैं यानी कि 10 क्लास में हैं तो मैंने यहाँ पर आप सभी के लिए PYQ ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि मैंने कराया हुआ है 2024 से लेकर 2019 में जितने भी सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों के जवाब मैंने आपको कराए हुए हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करूं तो मैं मॉडल पेपर भी करा रही हूं, जिसको मैंने 2 मॉडल पेपर करा भी दिया है, अभी 3 और कराने बाकी हैं, इंशाल्लाह उसको भी करा दूंगी अगर आप हाई स्कूल में हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि MCQ में सॉल्व कराऊं। तो देखिए, 2024 में मैंने पहली बार हाई स्कूल वालों की तैयारी करानी शुरू कराई थी, तो उसमें मैंने बहुत सारे आपको MCQ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व कराए हुए थे, वो बताए थे। तो आप उसको देख सकती हो क्योंकि सिलेबस आपका वही सेम है, कुछ उसमें बदला नहीं है। तो जितना हेल्पफुल ये 2024 के लिए था, वो जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, वही आपके 2025 में भी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप इसको देख सकती हैं। जबकि जो क्लास 12 वाले हैं यानी इंटर वाले हैं उनके लिए मैं इसी साल तैयारी करा रही हूँ। हाई स्कूल वालों का तो 2024 में भी कराई थी और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस भी किया था, बहुत अच्छा नंबर भी लेकर आए थे। तो इंशाल्लाह इस बार और अच्छा करेंगे। इसके बाद फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हरीश राजपूत के नाम से। इनके कई क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड वालों ने किस साल में लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि इसी तरह जो आपने दूसरा वीडियो बनाया है उसमें जो मॉडल पेपर है वो यूपी बोर्ड वालों ने किस साल में लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है और आप जो आगे मॉडल पेपर तीसरा, चौथा और 5वां कराएंगी उनमें भी बता दीजिएगा कि ये मॉडल पेपर इसी साल का है या ये किस साल का है। थैंक यू सो मच एंड यस यू आर क्वीन ऑफ उर्दू। थैंक यू सो मच। तो हम आपके सवाल का जवाब भी देते हैं। आपने जो सवाल पूछा है कि ये जो मॉडल पेपर है, और ये सवाल इन्होंने कैसे पूछा है, ये हाई स्कूल का जो मैंने मॉडल पेपर करा दिया है उसी से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इंटर वालों का अभी एक भी मॉडल पेपर नहीं कराया है। अब जब उनका PYQ सॉल्व हो जाएगा सारा, उसके बाद फिर हम मॉडल पेपर भी करेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। तो मॉडल पेपर जो मैं आपको करा रही हूँ वो मैं आपको बता दूँ कि वो यूपी बोर्ड वालों ने लॉन्च नहीं किया था। ये मैं कैसे करा रही हूँ, तो ये जो आपका सिलेबस है उसको और उसके अलावा उसके साथ साथ PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इन दोनों को मैंने देखा और फिर इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सब के लिए मॉडल पेपर लेकर आ रही हूँ, जिसका हाई स्कूल वाले जो हैं
उनको मैंने 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी कराया हुआ है, 3 अभी इंशाल्लाह और कराना है। और जो इंटर वाले हैं उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगी कि 5 मॉडल पेपर लेकर आऊं। तो ये आपके मैं अपने पास से बनाती हूँ, ये कोई आपका जो यूपी बोर्ड वाले हैं उन्होंने लॉन्च नहीं किया है। हाँ, ज़रूर इतना है कि 2024 में जो मैंने मॉडल पेपर कराया हुआ था वो आपके जो यूपी बोर्ड वाले थे उन्होंने लॉन्च किया था, तो मैंने उसको सॉल्व कराया था। जबकि 2025 में मैं आपका सिलेबस और जो PYQ है उसके बेसिस पर आपके लिए मॉडल पेपर तैयार कर रही हूँ। इसके बाद फिर हम अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल है वलीशा खां के नाम से। ये कह रही हैं, इनके कई क्वेश्चन इनके भी हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि गालिब की शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया जा सकता है? ऑप्शन है 3, 4, 2 या फिर 5। तो ये सवाल जो है आपका गलत है। सवाल या तो ऐसा होना चाहिए कि गालिब के खुतूत के मजमुए के कितने हिस्सों में उसको तकसीम किया गया है, ऐसा होता तो चल जाता। या फिर ऐसा होता कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनका पूरा नाम है, तो उनकी जो एक किताब है जिसका नाम है आबे हयात, क्या नाम है? आबे हयात। तो इसको कितने अदवार में तकसीम किया गया है? तो हम कहते कि इसको 5 अदवार में तकसीम किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल नहीं है, आबे हयात के बारे में नहीं है। तो दूसरा गालिब के बारे में अगर है तो इनकी शायरी के बारे में नहीं होना चाहिए, बल्कि इनके खुतूत के जो मजमुए हैं उनके बारे में होना चाहिए। क्योंकि जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब हैं, इनके खुतूत के जो मजमुए हैं वो टोटल कितने हैं? 2 हैं। तब हम जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 के साथ। 2 कौन कौन से हैं वो भी आप याद रखिएगा। तो गालिब के खुतूत के जो मजमुए हैं, अव्वलीन मजमुए यानी पहला जो मजमुआ है खुतूत का, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है औदे हिंदी। क्या नाम है? औदे हिंदी। ये पहला मजमुआ है खुतूत का मिर्ज़ा गालिब का। दूसरा है जिसका नाम है उर्दुए मौल्ला। क्या नाम है? उर्दुए मौल्ला, नाम याद रखिएगा। ये गालिब के खुतूत के 2 मजमुए हैं। तो इनको जो खुतूत के मजमुए हैं इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप फिर से देखिएगा, क्वेश्चन आपके गलत हैं। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन है इनका, फरहतुल्ला बैग ने किसे अपना उस्ताद यानी कि टीचर तस्लीम किया? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर बी है सर सैयद, तीसरा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, चौथा है मौलाना हाली। मैम इसका आंसर बताइए। तो देखिए, जो फरहतुल्ला बैग हैं इन्होंने अपना उस्ताद जिसे तस्लीम किया यानी किसको ये अपना उस्ताद मानते थे, तो वो नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपके इसके अलावा और भी कोई सवाल हैं, कोई और मसाइल हैं, तो वो भी आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके जो जवाब हों, जो आपके सिलेबस के आपके टॉपिक से रिलेटेड हों, तो मैं उनका जवाब सही देने की कोशिश करूँ। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये रहा क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर है 2019 में जो पूछे गए थे उसका। यहाँ पर सबसे पहले समय देखते हैं यानी कि टाइम, और फिर है यहाँ पर पूर्णांक यानी कि आपके मार्क्स कितने हैं, आपको नंबर कितने मिलेंगे। तो समय की बात करें तो ये 3 घंटे और 15 मिनट है। 15 मिनट एक्स्ट्रा है, क्यों है वो भी यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को यानी आप लोगों को, स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। पूर्णांक की बात करें तो ये 100 है यानी 100 नंबरों का ये क्वेश्चन पेपर है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पेपर की तरफ। क्वेश्चन पेपर जो है, क्वेश्चन नंबर पहला है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से, क्योंकि इंटर में 2 बुक चलती हैं, एक का नाम है अदबी सिपारे और दूसरी बुक एक चलती है जिसका नाम अदब पारे है। क्या नाम है? अदब पारे। तो जो आपने पढ़ी हुई है उस किताब से आपको करना है। तो हम लोगों ने कौन सी बुक पढ़ी है? उसका नाम है अदबी सिपारे। तो हम अदबी सिपारे की तरफ ही जाएंगे, अदब पारे को नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बुक हम लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो यहाँ पर है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ एक इक्तिबास की तशरीह सियाक व सबाक के साथ कीजिए। तो यहाँ पर आपको सियाक व सबाक भी बताना है और तशरीह भी करना है, तभी आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 हैं, आपको जो आता हो
वो करिए। तो हम एक पूरा सेट सॉल्व कर रहे हैं तो हम किसी एक को करेंगे। इसके बाद ये अदब पारे है तो इसको नहीं टच करना है, इसको नहीं सॉल्व करना है। इसके बाद फिर हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आगे है सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा है कि मुंदरजा झेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और ये जो खुलासा करना होता है ये गैर दरसी होता है। गैर दरसी से मुराद क्या है, यानी वो आपके सिलेबस, आपके बुक का हिस्सा ना हो, बल्कि अलग से कोई पैराग्राफ, कोई इबारत आपको दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको आप अपने अल्फाज में या आसान लफ्ज़ों में आपको उसको लिखना है। अपने अल्फाज में तहरीर करने से मुराद ही यही है कि इसको आप जो अल्फाज हैं उसको और आसान अल्फाज में लिखना है। तो ये रहा। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरा। इसमें कहा गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशआर की तशरीह कीजिए, यानी सिर्फ आपको तशरीह करनी है, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी 2 बुक का नाम दिया गया है, क्योंकि 2 बुक चलती है इंटर में, तो इसीलिए दोनों बुक के बारे में दिया गया है। 10 अशआर होंगे जिसमें से आपको चूज करना होगा, और करना कितना होगा, सिर्फ 5। तो हम सिर्फ 5 ही करेंगे, और वो भी किस बुक से करेंगे, उस बुक का नाम है अदबी सिपारे नज्म। इस बुक से करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला है, ये अदब पारे नज्म है तो इसको नहीं टच करना है। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है सवाल नंबर चौथा कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए, यानी तशरीह करना है, उसके साथ साथ आपको हवाला भी बताना है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी 2 बुक हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है कि अपनी पढ़ी हुई किताब, तो अदबी सिपारे बुक है और अदब पारे, तो अदबी सिपारे से ही हम करने वाले हैं। तो अदब पारे है, इसको नहीं टच करना है। इसके बाद अगेन यहाँ पर आना है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि दर्जा झेल असनाफे अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर ये 6 नाम दिए गए हैं। पहला है मुख्तसर अफसाना, दूसरा है इंशाइया, तीसरा है मजमून निगारी, चौथा है मसनवी, पांचवा है कसीदा निगारी और छठा है नज्म। तो आपको जो आता हो, आपके पास ऑप्शन है, कोई एक लिखना है। जब आप एक कोई आंसर लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल नस्र निगारों और शायरों में से किसी एक के मुख्तसर हालात व अदबी खुसूसियात पर रोशनी डालिए। तो यहाँ पर भी आपके सामने 6 नाम हैं, कभी 5 होता है और कभी 6। तो यहाँ पर 6 नाम हैं, इसमें नस्र निगार भी हैं और शायर भी हैं, दोनों लोग हैं, लेकिन आपको करना किसी एक के बारे में है। तो मीर अमन है, यहाँ पर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली हैं, तीसरा अबुल कलाम आज़ाद हैं, चौथा हकीम मोमिन खां मोमिन हैं और पांचवा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं और छठा नाम इकबाल का है, अल्लामा इकबाल। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है कि इस्तिआरा, तजाहुल आरफाना, तलमीह, तशबीह में से किसी 2 पर मैं इमसाल नोट लिखी, यानी आपको तारीफ बयान करना है इन लोगों की, इन लोगों में से 2 की, और मिसाल भी देनी है, तब आपको 10 नंबर मिलेंगे। इसके बाद अगला है मुंदरजा झेल सवालों के जवाब तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। और ये सवाल कैसे हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं उर्दू में, मारूजी सवालात। ये कैसे सवालात हैं, तो ये मारूजी सवालात हैं। इसके बाद फिर अगला सवाल है, यहाँ पर या लगा हुआ है, या फिर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो हैं उनको करिए 10, या फिर आप 5 मुहावरा या ज़रबुल इमसाल, जिसे कहावत बोला जाता है, उसको करिए। कोई एक सा करेंगे तो आपको कितने नंबर, 10 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस सेट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आपको जो इजी लगे, जो आसान लगे, आप उसको करिएगा एग्जाम में। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि उन्वानात, ये उन्वान की जमा है, उन्वान कहते हैं टॉपिक को, तो उन्वान की जमा है उन्वानात। उन्वानात झेल में से किसी एक पर
मजमून लिखिए, मजमून जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एस्से बोलते हैं। तो जब आप इससे लिखेंगे तो आपको कितने नंबर, 15 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर 6 नाम नहीं 5 नाम है, कभी 6 होता है कभी 5 होता है, तो यहाँ पर 5 नाम है। पहला नाम है हुब्बुल वतनी, दूसरा है किसी तारीखी मुकाम की सियाहत, तीसरा है मेले की सैर, चौथा है सफाई निस्फ ईमान है, और पांचवा है उर्दू जबान। तो ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देख लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, जो क्वेश्चन पेपर हो उसको पूरा ना लिखिएगा, बल्कि जवाब नंबर डालिएगा और उसके बाद अदबी सिपारे जो बुक से लिखने जा रहे हैं उसके बारे में डालिएगा, और उसके बाद जो इबारत जो इक्तिबास आपको दी गई है आप पूरा ना लिख करके बल्कि शुरुआत के अल्फाज और लास्ट के जो अल्फाज हैं उनको लिखिएगा। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखिएगा कि इस फसल में ज़बान ... हाथ काटे जाएं। उसके बाद फिर आप सियाक व सबाक लिखिए, क्योंकि हमसे सियाक व सबाक और तशरीह दोनों पूछी गई हैं। तो सियाक व सबाक में लिखिए कि ये पैराग्राफ या फिर ये इबारत या फिर ये इक्तिबास, कुछ भी लिख देंगे तो सही होगा, गलत नहीं होगा। तो ये पैराग्राफ उर्दू शायरी के 5 दौर से अखज़ किया गया है, यानी लिया गया है। इसके मुसन्निफ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इस इक्तिबास में मुसन्निफ ने दूसरे दौर की शायरी पर नज़र डाली है। उसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि मुझे दूसरा दौर ज़बान के कुदरती हुस्न के लिए मौसम बहार है। शायरी में ये दौर फसाहत व बलागत का दौर है। फसाहत व बलागत एक खुदादाद सलाहियत है जिससे बनावट और दिखावे का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसलिए शायरी कुदरती हुस्न से लबरेज है, यानी भरी हुई है। इस दौर के शोरा मोहब्बत की चाशनी में इस कदर बाकमाल और मोहब्बत की चाशनी में डूबे हुए हैं, मगर उनकी इस खूबी का कमाल किसी ज़बान से अदा नहीं होता। इसके बाद फिर अगला सवाल है, इसमें भी आप उसी तरह करिएगा, जवाब नंबर डालिएगा, जवाब नंबर 2। उसके बाद फिर क्या लिखना है आपको शुरुआत के जो अल्फाज हैं उनको और लास्ट के जो अल्फाज हैं उनको लिखना है। पूरा नहीं इबारत को उतारना है, बल्कि शुरुआत और आखिर की लिखेंगे। ऐसे कि मैदान में जगह जगह ... उन्हें देखने लगी। उसके बाद फिर आप खुलासा हेडिंग डालिएगा और खुलासा में लिखिएगा कि मैदान में हर तरफ रोशनी नजर आती थी। उसने गौर से देखा तो पाया कि मैदान में हर तरफ बैलगाड़ियां और बंधे हुए जानवर नजर आ रहे हैं। वो 2 तंबू और उनके बीच एक छोटे तंबू की पहचान कर सकती थी। उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसी वक्त कुछ खवातीन यानी कुछ औरतें एक अलाव के चारों तरफ बैठी दिखाई दी। ताज़ी जौ की रोटियां और कटी हुई प्याज की खुशबू उसकी नाक तक पहुंची और उसे जोरों से भूख का एहसास हुआ। आंसुओं से फैली अपनी आंखों के साथ वो चुपचाप से खड़ी उन्हें देखने लगी। गर्ज उसकी अजीब हालत थी। इसके बाद फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। इसमें है कि अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशआर की तशरीह कीजिए, जिसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो ये बुक कौन सी है? अदबी सिपारे है। क्या नाम है इस बुक का? अदबी सिपारे बुक का मैंने लिखा हुआ है। 10 अशआर लिख लिया, लेकिन हमको 5 करने हैं तो हम 5 सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करिएगा, आप अदबी जवाब नंबर डालिए, फिर अदबी सिपारे डालिए और उसके बाद फिर लिखिए हमारे पास क्या है ... रखते हैं। जो जिस शेर की आपको तशरीह करनी है उसके शुरुआत और आखिर के अल्फाज लिखिएगा। उसके बाद फिर तशरीह हेडिंग डालिए, क्योंकि हमको यहाँ पर हवाला नहीं बताना है, सिर्फ तशरीह करनी है। तो तशरीह में लिखिए कि दर्द कहते हैं। अब ये जो शेर है, मान लीजिए कोई सा भी शेर है, आपको ये नहीं याद आ रहा है कि इसको किसने लिखा, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं शायर कहता है। बिल्कुल आसान रहेगा,
याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप भूल गए हों, क्योंकि यहाँ पर हवाला हमसे नहीं पूछा जाएगा, तो हवाला में ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट हो जाता है लिखना कि ये किसने लिखा। लेकिन हवाला जब नहीं है तो आप ऐसा, अगर आपको याद हो तो आप लिखिए कि दर्द कहते हैं, ये ख्वाजा मीर दर्द जो थे उनका तखल्लुस है दर्द, तो दर्द कहते हैं, या फिर आप शायर कहता है ये भी लिखेंगे तो सही रहेगा। तो दर्द कहते हैं कि ऐ मेरे रब, मेरे कब्जा इख्तियार में सिवाय जान के कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुझ पर कुर्बान करूं, मगर ये जान भी तेरी ही अमानत है, यानी तूने ही ये जान हमें दी है, वही मेरे पास है जो मैं तुझ पर कुर्बान कर सकता हूँ। उसके बाद फिर अगला शेर है दूसरा कि सब्र था ... अब नहीं आता। तो इसकी तशरीह आप करिए कि मीर कहते हैं, ये मीर का तखल्लुस किसका है, इनका पूरा नाम मीर तकी मीर है। तो मीर कहते हैं या फिर शायर कहता है कि महबूब से जुदाई की घड़ियों में सब्र हमारा दोस्त और हमदर्द था, लेकिन मुलाकात को लेकर इज़्तिराब इतना बढ़ चुका है कि अब सब्र ने भी हमसे दामन छुड़ा लिया है। उसके बाद ये तीसरा शेर है कि उम्र भर देखा किए ... दिखलाएं क्या। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि गालिब कहते हैं या फिर शायर कहता है कि हमने जिंदगी में इतने आलाम सहे, ये यहाँ पर आलाम होना चाहिए, आलाम ऐसे लिखा जाता है, इतने आलाम यानी इतने परेशानियां, इतने दुख सहे कि मौत उनसे बेहतर दिखाई देने लगी है। अब देखना यह है कि मौत के बाद खुदाए पाक हमें किस हालत में रखता है, न जाने खुशी मिलेगी या फिर गमों से वास्ता पड़ेगा। इसके बाद फिर अगला चौथे नंबर का शेर है कि रंग चाहे अगर ... पैदा कर। उसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि मीर कहते हैं, ये मीर तकी मीर जो हैं उन्हीं का शेर है। इसमें लिखिए कि मीर कहते हैं या फिर शायर कहता है कि तू इस दुनिया की आज़ादी से लुत्फ अंदोज होना चाहता है, तू फूल की खुशबू की तरह सफ़र का अज़्म कर। इसके बाद फिर पांचवें नंबर का शेर है, इसमें है कि वो सौदा जिंदगी का ... से मर जाना। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि चकबस्त कहते हैं, ये पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त हैं, ये चकबस्त पंडित ब्रिज नारायण का तखल्लुस है चकबस्त। तो चकबस्त कहते हैं या फिर शायर कहता है कि अल्लाह ने जिंदगी की चाह को इंसान की फितरत में शामिल किया है, तभी तो वो बेशुमार कल्फते उठाने के बाद भी जीने की ख्वाहिश रखता है। कल्फते यानी कि दुख परेशानियां वो उठाता है और उसके बाद भी उसको जीने की ख्वाहिश रहती है, और अगर ऐसा ना होता तो हर कोई मरने की आसान राह ढूंढ लिया करता। इसके बाद फिर अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। तो हवाला भी बताना है और तशरीह भी करना है, और किसी एक की, तो यहाँ पर दो थे तो मैंने जो हमको करना था हमने उसी को लिखा। और ये किस बुक की है, ये अपनी पढ़ी हुई किताब यानी कि अदबी सिपारे बुक का हिस्सा है, अदबी सिपारे बुक का हिस्सा है ये। तो इसके लिए भी आपको 10 नंबर ही मिलेंगे। तो यहाँ पर फिर से आप ऐसे लिखिए, जवाब नंबर चौथा डालिए और अदबी सिपारे लिखिए। उसके बाद फिर लिखिए मुझे इश्क के ... बेदार कर, यानी शुरुआत और आखिर के अल्फाज आपको लिखना है ऐसे। फिर उसके बाद फिर हवाला हेडिंग डालिए और हवाला में लिखिए कि ये मसनवी जो है हमारी उर्दू की किताब जिसका नाम अदबी सिपारे है के सबक साकी नामा से लिया गया है। इसके तख्लीक यानी इसके शायर जो हैं उनका नाम है अल्लामा इकबाल है। इसके बाद फिर आप तशरीह हेडिंग डालिए और तशरीह में लिखिए कि इकबाल कहते हैं कि ऐ मेरे रब, तू मेरे दिल में जज्बा इश्क को बेदार कर और मुझे जुगनू की मानिंद परवाज़ इश्क अता कर। ऐ पाक परवरदिगार, तू हमारी गफलतों को गुलामी के चंगुल से निकाल कर नौजवानों को वो सलाहियत अता कर जिसके तहत वो अपने बुजुर्गों से भी 2 कदम आगे निकल जाएं। ऐ खुदा, ये कौम और इस कौम के इफराद के जिस्मों में जो सांसें हैं, उनके दिल जो धड़क रहे हैं, वो सब तेरे ही फजल का नतीजा है।
اے میرے رب تو ہمارے سینوں کو پھر اسلامی ولولوں اور امنگوں سے بھر دے، اور پھر ہمارے اندر وہی جذبہ کار فرما جس سے ہم تیرے دین کی نشر و اشاعت میں دل و جان سے لگ جائیں۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 5۔ اس میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل اصناف ادب میں سے کسی ایک پر مختصر نوٹ لکھیے۔ مختصر نہیں ہے بلکہ ایک پر نوٹ لکھیے۔ مختصر ہوتا جب آپ کو 2 پر پوچھا جاتا، کبھی کبھی 2 پر بھی پوچھا جاتا ہے۔ 2024 میں بھی کیا پوچھا گیا تھا؟ 2 پر پوچھا گیا تھا۔ تو 25 میں بھی شاید ہو سکتا ہے آپ کو 2 پر مختصر نوٹ لکھنے کو بولا جائے۔ تو اگر مختصر ہوگا تو 2 پر کرنا ہوگا اور نمبر یہی 10 ہی ملے گا آپ کو۔ تو جب مختصر نوٹ لکھنے کو ہوگا یعنی 2 کرنے کو ہوگا تو آپ کم لکھیے گا، شارٹ لکھیے گا، اور جب آپ سے بولا جائے کہ 1 پر نوٹ لکھیے اور 10 نمبر ہو تو آپ تھوڑا لانگ کر کے لکھیے گا۔ تو یہاں پر 6 نام ہیں۔ پہلا ہے مختصر افسانہ، دوسرا ہے انشائیہ۔ تو انشائیہ تو ہم لوگوں نے ابھی کل ہی سولو کیا تھا، یعنی 2020 کا کوشچن پیپر تھا اس میں سولو کیا تھا۔ پھر ہے مضمون نگاری، مثنوی، قصیدہ نگاری، نظم۔ تو آج جو ہم کرنے والے ہیں اس کا نام ہے مضمون نگاری۔ تو آپ ہیڈنگ ڈالیے گا مضمون نگاری۔ اس کے بعد پھر آگے لکھیے گا کہ مضمون نگاری اردو کی ایک ایسی غیر افسانوی نثری صنف ہے جس میں مصنف اپنے خاص اسلوب و انداز میں کسی ایک خیال یا فکر کو منتخب دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ مضمون نگاری کا دائرہ بے حد وسیع ہے، یعنی بہت زیادہ بڑا ہے۔ اس میں ہر طرح کے موضوعات کو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ موضوع ٹاپک کو بولتے ہیں کہ کسی ایک پہلو کو ہی اجاگر کیا جائے۔ اگر کسی خاص موضوع کے ایک سے زیادہ پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی تو اس کی اختصاریت مجروح ہوگی اور وہ مضمون نہ ہو کر مقالہ ہو جائے گا۔ مضمون نگاری میں سب سے پہلی شرط عنوان کی ہے۔ جس چیز کے بارے میں مضمون نگار کو اپنے خیالات قلم بند کرنے ہیں یعنی لکھنے ہیں، اسی کو عنوان یا پھر موضوع کہتے ہیں۔ عنوان یا موضوع یا پھر ہم انگلش میں اس کو ٹاپک بولتے ہیں۔ مضمون کے شروع میں اس کا عنوان لکھا جاتا ہے۔ کسی بھی مضمون کے لیے عنوان کا انتخاب بے حد اہم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے لکھے گا کہ عنوان ایسا ہونا چاہیے جس سے قاری یعنی جو پڑھنے والا ہے وہ مضمون کی جانب متوجہ ہو جائے۔ اگرچہ عنوان ایک جملہ، کوئی مصرع کسی ایک لائن کو بولا جاتا ہے، کوئی ایک جملہ ہو، کوئی ایک مصرع ہو یا کوئی عبارت بھی ہو سکتا ہے، لیکن مختصر عنوان زیادہ دلکش اور جذب ہو سکتا ہے۔ مضمون نگاری میں پیراگراف کی بھی بے حد اہمیت ہے۔ اگر مضمون کو پیراگراف میں تقسیم نہیں کیا گیا تو خیالات کا سلسلہ بکھر جائے گا۔ بعض خیالات مختصر ہوتے ہیں تو بعض طویل، یعنی بعض خیالات چھوٹے ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، اور بعض کیا ہوتے ہیں؟ طویل ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز سر سید احمد خان کی تحریروں سے ہوتا ہے۔ انہوں نے انگریزی زبان کے نامور مضمون نگاروں کے طرز کی تقلید کی کوشش کی۔ انہوں نے ان کے رسالے کا کیا نام ہے؟ تہذیب الاخلاق۔ یہ کافی امپورٹنٹ ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ جو سر سید احمد خان ہیں ان کے رسالے کا کیا نام ہے، یا پھر ایسا پوچھا جا سکتا ہے کہ تہذیب الاخلاق رسالہ یہ کس کا ہے؟ تو یہ سر سید احمد خان ہیں کے ذریعے اس صنف کو پروان چڑھایا۔ اس کے بعد پھر اگلا سوال ہے سوال نمبر 6۔ اس میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل نثر نگاروں اور شاعروں میں سے کسی ایک کے مختصر حالات زندگی اور ادبی خصوصیات پر روشنی ڈالیے، جس کے لیے آپ کو 10 نمبر ملیں گے۔ تو یہاں پر 6 نام ہے۔ پہلا نام ہے میر امن، دوسرا ہے مولانا الطاف حسین حالی، تیسرا ہے ابوالکلام آزاد، چوتھا ہے حکیم مومن خان مومن، اور 5واں ہے مرزا محمد رفیع سودا، اور 6واں نام ہے اقبال۔ تو آج جو ہم کرنے والے ہیں ان کا نام ہے میر امن۔ تو آپ ہیڈنگ ڈالیے گا میر امن، یا پھر ایسے بھی لکھ سکتے ہیں میر امن کی حالات زندگی۔
आगे लिखिए मीर अमान, इनका नाम क्या था? मीर अमान था, लेकिन ये नाम किस नाम से मशहूर हैं? तो ये मीर अमन के नाम से मशहूर हैं, लेकिन इनका नाम मीर अमान था। मीर अमान नाम और मीर और अमन तखल्लुस था, लेकिन दुनियाए अदब में मीर अमन ही के नाम से मशहूर हुए। आपके आबा अजदाद यानी इनके बाप दादा जो थे वो मुगल दौर हुकूमत में मुमताज ओहदों पर थे। मीर अमन 1748 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए और दिल्ली की टकसाली जबान में महारत हासिल की। जब मराठों जाटों ने दिल्ली पर हमले करके उसे तबाह कर दिया यानी बर्बाद कर दिया, तो मीर अमन तलाश रोजगार यानी रोजगार की तलाश में दिल्ली से निकल पड़े और पटना पहुंचे। इसके बाद कलकत्ता चले गए, वहां काजिम अली खां के अतालिक हो गए। मीर बहादुर अली हुसैनी की वसातत से जो फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन मुंशी था? तो वो थे मीर बहादुर अली हुसैनी। इन्हीं की मदद से कॉलेज के प्रिंसिपल जिनका नाम डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट था से मिले। कौन मिला? मीर अमन मिले। गिलक्रिस्ट उर्दू के अच्छे आलिम और इसके बही ख्वाह थे। उन्हीं की कोशिश से फोर्ट विलियम कॉलेज में शुबा उर्दू कायम हुआ। मीर अमन का इंतकाल 1806 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ। ये पैदा दिल्ली में हुए थे और इनकी वफात कलकत्ता में हुई। इसके बाद आगे लिखिए अदबी खुसूसियात, हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिएगा कि मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज में मुंशी व मुतरजिम की हैसियत से मुकर्रर किया गया। यहीं पर उन्होंने बाग व बहार जैसी गैर फानी किताब लिखी। यानी बाग व बहार काफी मशहूर किताब है और ये पूछा जाता है आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि बाग व बहार को किसने लिखा, इसके मुसन्निफ कौन है? तो बाग व बहार को मीर अमन ने लिखा। कहाँ लिखा? तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा जो कि कलकत्ता में है। उन्होंने तर्जुमा निगारी में गिरां कद्र इजाफे किए। उन्होंने एक किताब गुंज खूबी लिखी, लेकिन वो बाग व बहार जैसी शोहरत ना पा सकी। बाग व बहार 4 दरवेशों का किस्सा है जो मीर अमन ने निहायत सलेस और बामुहावरा उर्दू में फारसी से तर्जुमा किया, लेकिन इस नदरत और जुद्दत से पेश किया कि ये उनकी तबेजाद तसनीफ मालूम होती है। तबेजाद से मुराद क्या है? यानी खुद की आजाद की गई। जबकि ये जो बाग व बहार किस्सा है इसको उन्होंने तर्जुमा किया है, फारसी से उर्दू में किया है। और वो फारसी किताब क्या थी? किस्सा चहर दरवेश, उससे इन्होंने उसको उर्दू में किया है बाग व बहार। लेकिन ऐसे लिखा है, ऐसे अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किया है जैसे ये उनकी खुद की तबेजाद यानी खुद इजाद की गई दास्तान लगती है। ये किताब फोर्ट विलियम कॉलेज से 1801 ईस्वी में शाये हुई। बाग व बहार की मकबूलियत से मीर अमन को शोहरत व दाम हासिल हुई। मीर अमन को उर्दू नस्र में वही अहमियत हासिल है जो उर्दू शायरी में मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब और अल्लामा इकबाल को हासिल है। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 7वां। इसमें पूछा गया है दर्जा झेल में से किन्हीं 2 पर मिसालों के साथ नोट लिखिए। तो आपको इसकी तारीफ भी बतानी है और मिसाल भी बताना है, तभी जाके आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर है इस्तियारा, तजाहुल आरफाना, तलमीह, तशबीह। तो ये हम सभी के सब कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो करेंगे इस्तियारा और तजाहुल आरफाना ना करके, बल्कि हम करेंगे तशबीह, क्योंकि इस्तियारा और तशबीह में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, उसको भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिए इस्तियारा और इस्तियारा में लिखिएगा कि इस्तियारा के लग़वी माने मांग लेने के या फिर उधार लेने के हैं। जब शायर अपने किसी शेर में किसी शय को किसी दूसरे चीज के जैसा न कहते हुए बराहे रासत वही शय करार दे तो उसे सनअत इस्तियारा कहते हैं। यानी किसी के जैसा, किसी की तरह ना बताकर डायरेक्ट किसी को ऐसे डायरेक्ट वही शय करार देना सनअत इस्तियारा कहलाता है। तो यहाँ पर हम कुछ जुमलों से समझते हैं इस्तियारा और तशबीह में फर्क क्या है। जैसे मैं बोलूं क्या हमजा हमजा
शेर है। यहां पर क्या है? हमजा शेर है। दूसरा जुमला बोलूं, हमजा शेर की तरह बहादुर है। क्या है? बहादुर है। तो दोनों से मुराद मेरा एक ही है, क्योंकि यहाँ पर हमजा शेर है तो इससे ये मुराद नहीं कि हमजा जानवर है, बल्कि क्या मुराद है कि हमजा शेर की तरह बहादुर है। लेकिन हमने यहाँ पर ये चीजें ना कहकर क्या कहा? डायरेक्ट कह दिया शेर है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ये सनाते इस्तियारा है। दूसरा जुमला है हमजा शेर की तरह। अब यहाँ पर लफ्ज तरह लग गया, तब भी हम जान जाएंगे कि इसमें क्या पाया गया है। इसमें सनाते तशबीह पाई गई है। इसमें की तरह, के जैसे, मानिंद, सासी से ऐसे अल्फाज लग जाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। तो मिसाल के तौर पर एक शेर भी आप लिखिएगा कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई। इब्ने मरियम से मुराद क्या है? इब्ने मरियम यानी मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा। और वो कौन थे? उनका नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कौन? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये कौन थे? ये थे मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। तो इब्ने मरियम हुआ करे कोई, डायरेक्ट बताया गया है कि इब्ने मरियम यानी मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा हुआ करे कोई। मेरे दुख की दवा करे कोई। तो इसमें कौन सी सिनत पाई गई है? तो इसमें सनात इस्तियारा पाई गई है। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसी में एक और सिनात भी पाई गई है। और वो कौन सी है? तो इस सिनात में इस मिसाल में, इस शेर में सनाते तलमीह भी पाई गई है। वो कैसे? मैंने आपको सनाते तलमीह में क्या बताया है कि जैसे किसी तारीखी वाकया या फिर कोई इल्मी इस्तिलाह पर बात की जाए, यानी जो चीज़ें कुरान व हदीस की तरफ इशारा करें या ऐसी चीज़ें बताएं जिससे पुरानी तारीखी वाकया सामने आए, तो उसको हम तलमीह बोलते हैं, सनाते तलमीह बोलते हैं। तो इस शेर में सनाते तलमीह भी है और इस्तियारा भी है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही शेर में दो चीजें पाई गई हों, दो सनात पाई गई हों। तो इसमें क्या है? यहाँ पर मिसाल में हम इसको इस्तियारा में रखेंगे, और अगर तलमीह में भी हमसे मिसाल पूछा जाए तो हम इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें तारीखी वाकया और ऐसी चीजें है जो कुरान व हदीस से भी साबित हैं। इसके बाद फिर अगला सवाल है तशबीह। तो तशबीह में आप लिखिएगा कि किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज के मानिंद बताना, के जैसे बताना क्या कहलाता है? तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीजों में किसी ना किसी तरह की मुशाबहत का होना जरूरी है। इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो पहचान के लिए भी आप कुछ अल्फाज याद रख सकते हैं। जिस शेर में, जिस जुमले में, जिस कलाम में आपको सा, सी, से या फिर तरह, मानिंद, जैसा, जैसी, जैसे वगैरह अल्फाज नजर आए, तो आप झट से पहचान जाइए कि इसमें सनाते तशबीह पाई गई है, क्योंकि इसमें किसी दूसरी चीज को किसी पहली चीज के जैसा बताया जा रहा है, कि मानिंद बताया जा रहा है, कि तरह बताया जा रहा है, मुशाबहत के साथ बताया जा रहा है। तो हम कहेंगे कि ऐसी चीजों में सनाते तशबीह पाई जाएगी। मिसाल के तौर पर एक शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पर लफ्ज आ गया सी, तो आप पहचान कर जान सकते हैं कि इसमें सनाते तशबीह पाई गई है। लेकिन शायर इसमें कहता क्या है उसको भी समझते हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए। शायर अपने महबूब की होठों की तारीफ कर रहा है कि उसके लब के जो होठ हैं उनकी क्या कहिए, वो कितने नाजुक हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई गुलाब की पंखुड़ी हो, इतने नाजुक हैं महबूब के होठ। इसके बाद फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 8वां। इसमें पूछा गया है मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए, जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। तो सवाल नंबर पहला है कि गालिब का सन्ने वफात क्या है, यानी इनकी जो मिर्जा असदुल्ला खां गालिब थे, इनकी वफात कब हुई थी, आपको वो सन बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1867, दूसरा है 1869, तीसरा है 1871 और चौथा है 1872।
तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो मिर्जा गालिब जो हैं ये पैदा कब हुए थे? ये पैदा हुए थे 1797 में। किसी किसी बुक में आपको 1796 भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 1797 नहीं है, 1867 है। तो 1867 में इनकी वफात नहीं हुई थी, बल्कि इनकी वफात तो हुई थी 1869 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर दूसरा। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल शेर में कौन सी सिनात है, आपको पहचानना है। तो शेर है कि क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर का। तो इसमें ऑप्शन पर आते हैं हम पहले। ऑप्शन क्या है, तलमीह, दूसरा है लफ व नश्र, तीसरा है तजाद, चौथा है तजाहुले अरफाना। तो इस शेर को अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे कि क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब। अब सा आप देखेंगे तो आपका जहन किसकी तरफ जाएगा कि इसमें कौन सा सनात है, तो आप कहेंगे सा की वजह से कि इसमें सनाते तशबीह पाई गई है। कौन सी? सनाते तशबीह पाई गई है। क्यों पाई गई है? क्योंकि यहाँ पर सा लफ्ज आ गया है। तो ऑप्शन में आपके तशबीह नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर इसको और देखेंगे अच्छे से कि इसमें और कौन सी सिनत है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि एक शेर में कई सिनत हों। तो क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एक जैसा ही जवाब मिले। आओ न हम भी सैर करें कोहे तूर की। कोहे तूर यानी जो कोहे तूर है, तूर का पहाड़ जो है कोहे तूर, तो वहां पर कौन गए थे? वहां पर गए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। क्यों गए थे? मूसा अलैहिस्सलाम गए थे। और क्यों गए थे? क्योंकि ये मूसा अलैहिस्सलाम को मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात करते थे। और इन्होंने कहा था, इन्होंने देखने की फरमाइश की थी अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनिया में। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा था कि तुम दुनिया में मुझे नहीं देख सकते। इन्होंने जिद की, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ठीक है, कोहे तूर पर आओ, फिर वहां पर मैं अपनी तजल्ली देता हूँ, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकोगे दुनिया में। तो इन्होंने जिद की, तो फिर ये गए और मूसा अलैहिस्सलाम गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख नहीं पाए, क्योंकि वहां पर रोशनी एक हुई कोहे तूर पर। तो वही शायर कह रहा है कि क्या फर्ज कि सबको एक सा जवाब मिले, चलो हम भी चलते हैं कोहे तूर पर, क्या हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी तजल्ली दे और हम लोग देख लें। तो शायर ने इसमें ये बातें बयान की है। तो ये कौन सी चीजें हैं? इसमें तारीखी वाकया का जिक्र किया गया है और ये कुरान व हदीस की तरफ इशारा कर रहा है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इस शेर में सनअत तलमीह पाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर तीसरा। इसमें पूछा गया है मतला किसे कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला है गजल का पहला शेर, ऑप्शन नंबर बी है गजल का अच्छा शेर, ऑप्शन नंबर सी है गजल का आखिरी शेर, ऑप्शन नंबर डी है गजल का खराब शेर। तो गजल का खराब शेर तो कुछ नहीं कहते, ये कट जाएगा। अब तीन ऑप्शन आपके पास बचा, मतला किसे कहते हैं। तो गजल का पहला शेर, बिल्कुल हाँ, मतला हम गजल के पहले शेर को ही कहते हैं। क्यों कहते हैं, कब कहते हैं, ये भी समझिएगा। जिस शेर में जो गजल होता है, जो पहला शेर हो, इसके साथ साथ उसमें रदीफ और काफिया दोनों पाए जाएं, यानी हम रदीफ और हम काफिया हो, और वो गजल का पहला शेर हो, तब हम जाकर उसको मतला बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि गजल का पहला शेर, तो हम मान लेंगे कि हाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए मतला जो होता है उसके लिए तीन शर्त होनी चाहिए कि वो गजल का पहला शेर हो और इसमें रदीफ हो और काफिया हो। तो ये तीनों चीजें होती हैं, तभी हम उसको मतला बोलते हैं। गजल का अच्छा शेर, तो जो अच्छा शेर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको भी समझिएगा। तो जो गजल का अच्छा शेर होता है उसको हम बैतुल गजल कहते हैं। क्या कहते हैं? बैतुल गजल कहते हैं, या फिर इसके तीन नाम हैं, बैतुल गजल या फिर शाह गजल, शाह गजल। और तीसरा नाम क्या है? हासिले गजल। ये गजल का अच्छा शेर होता है, इसके तीन नाम हैं। कौन कौन से?
बैतुल गजल, शाह गजल और हासिले गजल। ये 3 नाम गजल के अच्छे शेर को कहा जाता है। उसके बाद फिर आता है गजल का आखिरी शेर, तो इसको भी समझ लीजिएगा। गजल का जो आखिरी शेर होता है इसको हम मक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मक्ता बोलते हैं। मतला गजल का पहला शेर होता है और उसमें रदीफ और काफिया दोनों होने चाहिए। और जो मक्ता होता है ये गजल का आखिरी शेर तो होता है, लेकिन इसके लिए भी एक चीज और जरूरी है, और वो ये है कि उसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। तखल्लुस तभी मक्ता कहलाएगा। तखल्लुस किसको कहते हैं? तो शायर का वो छोटा नाम जिसे शायर अपने शेर के आखिर वाले शेर में लगाते हैं, तो उसको हम तखल्लुस बोलते हैं। तो तखल्लुस का इस्तेमाल भी हो और वो गजल का आखिरी शेर हो, तभी हम क्या बोलेंगे? मक्ता बोलेंगे। इसके बाद फिर अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। इसमें पूछा गया है शुआए उम्मीद किसकी नज्म है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है चकबस्त, ऑप्शन नंबर डी है जोश। तो शुआए उम्मीद ये नज्म जो है हाली की नहीं है, ये तो अल्लामा इकबाल की है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। डी नहीं बल्कि बी, चकबस्त नहीं है, ना ही जोश मलिहाबादी है। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि मीर की वफात किस शहर में हुई? ये मीर जो है ये मीर तकी मीर का तखल्लुस है। तो मीर की वफात यानी इनका इंतकाल कहाँ हुआ था, और वहीं ये दफन भी हुए। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है अकबराबाद, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी है अजीमाबाद। तो मीर तकी मीर जो हैं ये पैदा हुए थे दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। और जब दिल्ली की बर्बादी हुई तो इन्होंने अपना रुख कहाँ किया? लखनऊ किया। तो ये पैदा हुए थे दिल्ली में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बल्कि वफात पूछा गया है, या फिर दफन कहाँ किए गए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीर तकी मीर दफन कहाँ हुए। तो ये दफन कहाँ हुए या फिर इनकी वफात कहाँ हुई, तो वो है लखनऊ। ये पैदा तो दिल्ली में हुए थे, लेकिन आप दिल्ली ना लगाइएगा क्योंकि वफात पूछी गई है, तो इनकी वफात हुई थी लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अकबराबाद नहीं है, ना ही अजीमाबाद। और ये जो अकबराबाद है ये पुराना नाम है किसका? आगरा का पुराना नाम है। आगरा को पहले अकबराबाद कहा जाता था। और यहाँ पर कौन पैदा हुए थे? मिर्जा गालिब पैदा हुए थे, याद रखिएगा। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 6। इसमें पूछा गया है कसीदे के लिए कौन सा शायर मशहूर है? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है मीर दर्द, ऑप्शन नंबर बी है शाह हातिम, ऑप्शन नंबर सी है सौदा, ऑप्शन नंबर डी है जुरात। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो मशहूर की बात हो रही है, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। तो कसीदे के लिए जो मशहूर शायर हैं उनका नाम क्या है? ख्वाजा मीर दर्द, ये तो सूफी शायर हैं, ये नहीं है। शाह हातिम भी नहीं है। सौदा, जिनका पूरा नाम क्या है? मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा। पूरा नाम भी पूछा जा सकता है, तखल्लुस पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए। ये सौदा जो है ये किसका तखल्लुस है? ये मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 7। इसमें पूछा गया है मरसियाए हाली किसने लिखा? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है सफ़ी लखनवी, ऑप्शन नंबर बी है मीर अनीस, ऑप्शन नंबर सी है मजाज, ये मिजाज नहीं बल्कि मजाज लखनवी हैं, ऑप्शन नंबर डी है मिर्जा दबीर। तो मरसियाए हाली जो है ये किसने लिखा? मीर अनीस जो हैं इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने जो मरसिया लिखा है वो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर लिखा है। तो ऑप्शन नंबर बी ये कट जाएगा। सफ़ी लखनवी जो हैं इन्होंने मरसियाए हाली लिखा है, यानी ये शख्सी मरसिया लिखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मजाज लखनवी ने नहीं लिखा, ना ही मिर्जा दबीर ने लिखा। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 8। इसमें पूछा गया है नात किसे कहते हैं? आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ, ऑप्शन नंबर बी है खुदा की तारीफ, ऑप्शन नंबर सी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, ऑप्शन नंबर डी है वली की तारीफ। तो बताइए नात किसे कहते हैं? हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीफ इसको नहीं कहते। खुदा की तारीफ को हम क्या बोलते हैं? हम्द बोलते हैं। क्या होता है? खुदा की तारीफ जिसमें की जाती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की जाती है, उसको हम्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका भी कट जाएगा।
हाँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसमें तारीफ बयान की जाती है उसको हम नात बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं होगा, वली की तारीफ नहीं बोलते हैं नात को। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 9। इसमें पूछा गया है कसीदा के किस लफ्ज से मुश्तक है, यानी कसीदा जो हम बोलते हैं ये किस लफ्ज से निकला है, किस लफ्ज से बना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है कासिद, ऑप्शन नंबर बी है कसद, ऑप्शन नंबर सी है मकसद, ऑप्शन नंबर डी है मकसूद। तो कसीदा जो है ये किस लफ्ज से निकला है, किस लफ्ज से मुश्तक है, तो ये कासिद से नहीं बल्कि कसद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इस कसद के माने क्या होता है, इरादा करना। क्या होता है, इरादा करना। तो शायर पहले इरादा करता है फिर उसके बाद ही वो कसीदा लिखता है। कसीदा में क्या होता है, किसी की तारीफ या फिर मजम्मत बयान की जाती है। तारीफ को हम मद्दह बोलते हैं और मजम्मत यानी बुराई को कहते हैं। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 10। इसमें पूछा गया है काफिया किसे कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज, ऑप्शन नंबर बी है दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज, ऑप्शन नंबर सी है रदीफ के पहले आने वाला लफ्ज, ऑप्शन नंबर डी है वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो। तो बताइए कौन सा सही रहेगा। काफिया शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज, इसको तो नहीं कहते, न ही दूसरे मिसरे का आखिरी लफ्ज, इसको भी नहीं कहते। काफिया जो होता है ये रदीफ के पहले आने वाले लफ्ज को कहते हैं, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम रदीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रदीफ बोलते हैं। अब एक शेर के हवाले से आप समझिए और अच्छे से समझ पाएंगे कि काफिया और रदीफ किसे कहते हैं। जैसे एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि सितारों से आगे जहां जहां और भी हैं। क्या है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। क्या है, पूरा शेर ना लिखकर मैं आपको जितना हमको आपको समझाना है काफिया और रदीफ इसी से आप समझ जाएंगे। तो अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अब आप देखिएगा इस शेर में क्या हुआ है। इस शेर में वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो, जैसे यहाँ पर और भी हैं और भी हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रदीफ। क्या बोलेंगे, रदीफ। ये हमारा रदीफ हुआ। और रदीफ के पहले आने वाला जो लफ्ज होता है ये होता है हमारा काफिया। क्या होता है, काफिया। और ये हम आवाज होता है, यानी मिलते जुलते अल्फाज होते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर जहां और इम्तिहान, ये एक जैसे अल्फाज नहीं बल्कि मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो हम इसको काफिया बोलते हैं। तो काफिया और रदीफ में क्या डिफरेंस है, आई होप मैं आपको समझा पाई हूं। इसके बाद फिर या लगा हुआ है, या फिर आप उन 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को करिएगा, या फिर यहाँ पर आपको दिया गया है हिदायत कि मुंदरजा झेल मुहावरों और कहावतों में से, यहाँ पर कहावत है, कहीं कहीं पर ज़रबुल इमसाल लिखा होता है, तो ये कहावत को ही बोलते हैं ज़रबुल इमसाल। क्या है, ज़रबुल इमसाल या फिर ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। जैसे कहावत हुआ तो ज़रबुल मिस्ल हुआ, और कहावतों हुआ यानी बहुत सारे हुए तो ज़रबुल इमसाल हुआ। ये ज़रबुल इमसाल ऐसे होना चाहिए। में से 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मफहूम वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पर 10 आपके पास मुहावरे और ज़रबुल इमसाल यानी कहावत हैं, लेकिन आपको 5 करने हैं। तो हम यहाँ पर डिफरेंस भी समझते हैं कहावत और मुहावरा में। तो मुहावरा वो होता है जिसके आखिर में, यानी जिस जुमले के आखिर में नून अलिफ जबर ना नजर आए, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मुहावरा है। लेकिन कई जुमले ऐसे होते हैं जिसके आखिर में हमको नून अलिफ जबर ना नजर नहीं आता, तो हम कहेंगे कि ये कहावत है या फिर ज़रबुल मिस्ल है। जैसे यहाँ पर आप पहला देखेंगे कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, तो यहाँ पर रे अलिफ जबर रा आया है। ये पहचान करना है, बहुत आसान ट्रिक है, आप यूं समझिए ट्रिक है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये मुहावरा है या फिर ज़रबुल मिस्ल है।
تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ضرب المثل ہے. دوسرا بھی ضرب المثل ہے کیونکہ یہاں پر نون علی جو ورنہ نہیں آیا ہے. تیسرا بھی اسی طرح، چوتھا بھی، اس میں زیادہ تر ضرب المثل ہی ہیں. نو علی جو ورنہ یہاں پر آ گیا، آگ میں تیل ڈالنا، تو نو علی جو ورنہ یعنی کہ یہ ہمارا محاورہ ہے. یہ بھی محاورہ ہے، یہ بھی محاورہ ہے، یہ بھی محاورہ ہے، یہ بھی محاورہ ہے. تو اس میں 5 محاورے ہیں اور 5 ضرب المثل یعنی کہاوت ہیں. لیکن ہم کو کتنا کرنا ہے؟ صرف 5 ہی کرنا ہے، تو ہم 5 کو ہی کریں گے. لیکن میں یہاں پر آپ کو آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن بھی میں نے کرایا ہے، اور یہاں پر 5 جو محاورے یا ضرب المثل آپ کہیے اس کو بھی میں کرا رہی ہوں. لیکن آپ ایگزام میں دونوں نہیں کریے گا، آپ کو جو ایزی لگے آپ وہ کریے گا. اسی لیے میں آپ کو دونوں چیزیں یہاں پر کرا رہی ہوں. تو آپ اس میں لکھیے گا ضرب المثل، یہ ہیڈنگ ڈالیے گا، 3 کالم بنائیے گا. تو ضرب المثل اگر ہو تو ضرب المثل لکھیے گا، یا پھر آپ محاورہ لکھیے گا. دوسرا جو کالم ہوگا اس میں مفہوم لکھیے گا. تیسرا کالم ہوگا استعمال یا پھر جملوں میں استعمال لکھیے گا. اس کے بعد پھر آپ پہلا ڈالیے گا کہ آنکھ کا اندھا گانٹھ کا پورا. اس کے معنی ہوگا دیکھنے میں کم عقل مگر کام میں شیر. اور اس کا استعمال ہوگا افضل نے کام میں ظاہری دلچسپی نہ لی لیکن اپنا مقصد اور مطلب پورا کر لیا، گویا وہ آنکھ کا اندھا اور گانٹھ کا پورا ہے. اس کے بعد دوسرا ہے پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل. اس کا جو مفہوم ہوگا وہ ہوگا علم نہ ہونا لیکن اہل علم کی کوشش کرنا. اور اس کا استعمال ہوگا کہ ہمارے سماج میں بھی بعض لوگوں کا معاملہ یہی ہے کہ پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، یعنی ان کو علم تو نہیں ہے لیکن وہ ایسا دکھاتے ہیں کہ وہ بہت بڑے علم والے ہیں. اس کے بعد تیسرا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اس کا مفہوم ہوگا مکمل طور پر کسی کے زیر اثر ہونا. اور اس کا استعمال ہوگا کہ امتحان قریب ہونے پر پڑھائی کا جادو سب کے سر چڑھ کے بول رہا ہے. جیسے آج آپ دیکھیے گا ایگزام بالکل نزدیک ہے، تو ابھی آپ سب زیادہ سے زیادہ پڑھائی کر رہے ہوں گے. ابھی تک تو بہت کم لوگ ہی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اب سب کو ٹینشن ہو رہی ہوگی. آپ سب مکمل طور پر اسی کے زیر اثر آ رہے ہوں گے پڑھائی کے، کہ ہاں پڑھ لیں، اچھا کر لیں ایگزام میں. اس کے بعد پھر چوتھا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور اس کا مفہوم ہوگا اصلیت اور بناوٹ الگ الگ ہونا. اس کا استعمال ہوگا کہ طلبہ کے امتحانات میں جو نتیجے آئے ہیں ان سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو گیا، گویا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اس کے بعد پھر اگلا ہے 5ویں نمبر کا کہ گھر کی مرغی دال برابر. اور اس کا مفہوم ہوگا جو چیز قریب ہو اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اور اس کا استعمال ہوگا کہ ہمارے محلے میں ایک سارنگی نواز ہے لیکن لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، یعنی وہ بہت اچھی سارنگی بجاتا ہے لیکن لوگ جو ہیں ان کی قدر نہیں کرتے. سچ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آگے لکھیے گا، یہ کوشچن نمبر 9 ہے. اس میں پوچھا گیا ہے مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے، یعنی ایسے لکھنا ہے، جس کے لیے آپ کو 15 نمبر دیے جائیں گے. پہلا ہے حب الوطنی یعنی کہ وطن سے محبت. دوسرا ہے کسی تاریخی مقام کی سیاحت. تیسرا ہے میلے کی سیر. چوتھا ہے صفائی نصف ایمان ہے. پانچواں ہے اردو زبان. تو آپ کو جو آئے وہ کریے گا. تو ایک پورا سیٹ میں سالو کرا رہی ہوں، اسی وجہ سے میں آپ کو یہاں پر پہلا جو ہے حب الوطنی اس کو کرانے والے ہیں. تو آپ ہیڈنگ ڈالیے گا حب الوطنی یا پھر حب الوطنی پر مضمون، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. اور آگے لکھیے گا ہندوستان مختلف مذاہب، تہذیب، زبان اور رسم و رواج کا مالک ہے. یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اس چمن کی مانند ہے جہاں رنگ برنگ پھولوں کے ایک ساتھ کھلنے اور لہرانے کی وجہ سے اس کی رونق اور دلکشی کو دیکھ کر کسی نے اس کو گلستان کہا تو کسی نے چمنستان. اسی طرح گو ناگو تہذیب، مختلف مذاہب، اقوام، ملت اور طرح طرح کی زبان ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو گلستان کہا گیا.
ہندوستان اپنی رنگا رنگ تہذیب کے لیے زمانہ قدیم سے مشہور رہا ہے، یعنی بہت پہلے سے مشہور رہا ہے۔ جس طرح باغباں اپنے چمن کی زینت اور پھولوں کی خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے اس کو تراش خراش اور نوک و پلک درست کرتا ہے، اسی طرح اس ملک کی رنگا رنگ تہذیب، زبان اور مذاہب کو ایک کڑی میں باندھنے کے لیے حب الوطنی یعنی وطن سے محبت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے لکھیے گا کہ کہتے ہیں جب دو برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو ٹکر ہوتی ہی ہے، پھر جہاں اتنے مذاہب اور مختلف زبان کے بولنے والے لوگ ہوں، ٹکراؤ یا اختلاف ہونا ناممکن نہیں ہے، یعنی یہ تو ممکن سی بات ہے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں جمہوری نظام حکومت قائم کیا گیا، یہاں کے دستور میں ہر مذہب اور ملت والوں کو اپنے مذاہب اور رسم و رواج پر قائم رہنے نیز اس پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ پھر بھی مذہبی جنون کبھی بھی دیوانہ اور مشتعل کر دیتا ہے۔ سماج میں کچھ شرپسند عناصر ہوتے ہیں جو مذہب اور زبان و علاقیت کے نام پر دنگے فساد کراتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ مفاد پرست سیاسی پارٹیاں اور فرقہ پرست جماعتیں اپنے فائدے کے لیے ملک میں انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ چونکہ ہمارا ملک وسیع ہے، یعنی بہت بڑا ہے، اور مختلف اقوام کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے ان میں حب الوطنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد آگے لکھیے گا کہ عوام میں حب الوطنی کا جذبہ کسی زور و ظلم سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے حکومت کو باہمی بھائی چارہ، محبت، اخوت اور ایثار و ہمدردی کی ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ حکومت کچھ ایسے پروگرام منظم کرے جن میں تمام مذاہب و ملت کے لوگوں کی شرکت ہو، یعنی وہ شامل ہو، اور ثقافتی و معاشری نظام کی پوری جھلک نمایاں ہو۔ حب الوطنی کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ طلبہ کی نصابی کتب سے ایسے اسباغ خارج کر دیے جائیں، یعنی ہٹا دیے جائیں، جن کو پڑھ کر دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت یا بدگمانی پیدا ہونے کا امکان ہو۔ اس کے ساتھ ہی تہواروں کے موقع پر تمام مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے گھر مبارکباد دینے کے لیے جانا چاہیے، وہاں ساتھ بیٹھ کر کچھ کھائیں اور بچوں کو حسب حیثیت تہواری یا کھلونے وغیرہ پیش کریں تاکہ دوسرے کو سمجھنے اور قریب آنے کا موقع ملے۔ تو اس طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا PYQ یعنی پریویس ایئر کوشچن، اور یہ 2019 میں جو سوال پوچھے گئے تھے ان سبھی سوالوں کے آسان جواب کیسے لکھنا ہے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا۔ تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں، جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، اور جو بھی دوست آپ کے انٹر میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے، اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے، اور ہاں اگر آپ لوگوں کی کوئی سوال ہیں، کوئی مسائل ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔